तो मेरी पहली कमाई तो 80 रुपये थी। फिर 2019 वगैरह में मेरी जो इनकम थी भाई 1 लाख पर मंथ हो गई थी। 14-15 साल में तुम 1 लाख कमा रहे थे। तो बेसिकली तुमने 18 से पहले ही करोड़ रुपए कमा लिए होंगे ना? हाँ भाई, अल्लाह का रहम करम था कि 18 से पहले ही निकाल लिए। बहुत सही है भाई। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़के से जो अभी रिसेंटली 18 साल का हुआ है, लेकिन 18 साल के होने से पहले ही इसने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर लिया। लाइक सच बोलूं तो मैं 18 साल का जब मैं था ना, तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है। लेकिन ये जो लड़का है उसका नाम है उमर कुरैशी। उसने, आप बोल सकते हो, स्कूल की एज से ही अपनी ऑनलाइन जर्नी करना स्टार्ट कर दी थी एंड ही हैज मेड मोर देन 50 लाख रुपीज अर्निंग ऑनलाइन, ऑब्वियसली अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से ना। उमर कुरैशी की जो स्टोरी है ना काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक बचपन से ही ना उसे बहुत ज्यादा बुली करा जाता था। जो स्कूल के लोग थे ना वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, टीचर्स भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसती थी, मजाक उड़ाती थी। यही सारी चीजें थी जिसकी वजह से उसके अंदर एक जोश आया कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। एंड ही स्टार्टेड हिज ऑनलाइन जर्नी, जहां उसने बहुत सारी अलग अलग चीजें की, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और कई सारी अलग अलग चीजें ट्राई करके ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, वो भी बहुत यंग एज में, जिसकी वजह से ही उसने स्कूल से ड्रॉप आउट भी लिया। फैमिली का प्रेशर था, काफी सारी चीजें थी, बट स्टिल ही न्यू कि वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और उसके अंदर काफी ज्यादा स्कोप है। सो आज हम उमर कुरैशी की स्टोरी देखेंगे कि कैसे उसने ये सारी चीजें अचीव करी और कैसे आप भी उसकी स्टोरी से इंस्पायर होकर खुद भी अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और काफी पैसे कमा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम उमर भाई हमारे डीबीसी पॉडकास्ट में। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि साथ में करेंगे, लेकिन एक रीज़न दूसरे रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा था कि नहीं हो पा रहा था। कभी उमर भाई के वहाँ से प्रॉब्लम हो जा रही थी, कभी मैं कहीं चले जा रहा था, तो इसके वजह से हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली अभी आज हम कर रहे हैं। भाई स्टार्टिंग में देखा था कि एक यंग बच्चा जो बहुत अच्छा इंटरनेट पर कर रहा है, तो मैंने ऐसे कई सारे तुम्हारे वीडियोस देखे थे। आई थिंक जोश टॉक भी मैंने देखा था और कई जगह पे तुम्हारे वीडियोस आए थे, तो उसमें तुम बता रहे थे कि कैसे तुमने अपनी ऑनलाइन जर्निंग स्टार्ट करी है उससे रिलेटेड। और मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हारे बारे में मालूम पड़ी कि तुमने स्कूल से ड्रॉप आउट लिया। क्या ये चीज़ सही है? स्कूल से ड्रॉप आउट लेना? हाँ भाई, स्कूल से ड्रॉप आउट लेना वो जो डिसीजन था, मैं वैसे किसी को मोटिवेट तो नहीं करता टू टेक दैट डिसीजन। स्टोरी क्या है उसके पीछे की, वो बताओ। स्टोरी मतलब ऐसी है कि जो स्कूल में मैं था पहले, वो मेरे को पर्सनली बहुत बेकार लगता था, ठीक है, क्योंकि मैं उस स्कूल में, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ ऐसे तो, बट बुली बहुत हुआ हूँ स्कूल में और अच्छा, बुली ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के द्वारा हुआ हूँ, टीचर के द्वारा भी हुआ हूँ। तो उस वजह से अच्छा, हाँ, तो एक हेट थी मेरे स्कूल को लेके, यार मेरे को स्कूल में नहीं पढ़ना। बट जब भी मैंने 12th तक तो कहता ना किया मैंने, बट हुआ क्या ना, अब जैसे ऑनलाइन वगैरह में रिजल्ट्स आने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, तो मेरा जो ध्यान था स्कूल की तरफ से ज़्यादा हट गया, है ना। मैंने 10th के बाद वो स्कूल क्विट कर दिया था। फिर मैं 10th के बाद कहते हैं ना 11th 12th वो मैंने ओपन से करी है। ओपन से मैंने करी है। ओपन में वैसे पता ही है यार, हम ओपन से क्यों करते हैं, सिर्फ यार कहते हैं ना वो दिख जाए कि तुमने करी है, पूरा स्कूल कंप्लीट करा वगैरह वगैरह। राइट हाँ। अब मैंने जब कहते हैं ना 11th करी, 12th कर रहा था, 12th करते करते ना मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार छोड़ो इसमें मन लग नहीं रहा है, मेरे पास और भी काम है जिसको मैं कर सकता हूँ और जिससे मैं और ज़्यादा रिजल्ट्स ला सकता हूँ, वो करता हूँ। और इसी के कारण मैंने ना वो डिसीजन लिया, सोच समझ के लिया कि यार क्या क्या कहते हैं ना प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट वो ये रिस्क था मेरी तरफ से भी। और वैसे ये जो कल्चर है भाई, आपने भी देखा होगा, लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनके पास कुछ कहते हैं ना सपोर्ट में कुछ होता नहीं है। अगर आपने देखा हो तो मैंने मतलब बहुत सारे लोगों का देखा, वो कह रहे थे उम्मीद तुमने सही डिसीजन लिया। मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं पता मैंने सही डिसीजन लिया गलत लिया, वो तो टाइम बताएगा कि कैसा डिसीजन था। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कॉलेज में हो, कुछ बैकएंड में सपोर्ट नहीं है, ना ही आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, ना तुम ऑनलाइन में कुछ कर रहे हो ना ऑफलाइन में कुछ कर रहे हो, उस वक्त जो ड्रॉप आउट लेना ना एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। वो तो मैं किसी को बोलूँगा नहीं करो। अगर आपके पास देखो जैसे मेरा था। हाँ भाई, तुमने एकदम सही बात बोले। मैंने ना आयुष जायसवाल जी के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उसके अंदर भी ये चीज़ उन्होंने एड्रेस करी थी कि यार ड्रॉप आउट का एक कल्चर बहुत है ना, एक ट्रेंड में आता है कि यार इन्होंने, बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट लिया, इसने ड्रॉप आउट लिया, वर्ल्ड का जो सबसे यंगेस्ट बिलियनर बने थे जिसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, उन्होंने भी एक ड्रॉप आउट लिया था। उनका नाम कुछ क्या था, मैं नाम भूल गया यार, वो बंदे का यंगेस्ट बिलियनर था, उसने भी ड्रॉप आउट लिया हुआ था। तो ये एक लोगों को लगता है कि नहीं, ड्रॉप आउट लेना बहुत कूल होता है, बहुत अच्छा होता है अगर आपको अमीर बनना है तो। लेकिन ये एक चीज़ जो तुमने बहुत क्लियरली अच्छे से बताई ना, वो बहुत सही है कि ड्रॉप आउट तब लो जब आपके पास कुछ साथ बाजू में आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि यार ये जो मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ, अगर यही चीज़ मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ तो पक्का अभी राइट नाउ मुझे 5,000 में भी 1 लाख कमा रहा हूँ, इसमें मैं डालूंगा तो मुझे 2 लाख मिलेंगे, या फिर 10,000 का मैं 20,000 कर सकता हूँ, 1 लाख कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप
ड्रॉप आउट की सोच भी सकते हो। अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है, बस आप ऐसे ही सोच रहे हो कि यार ड्रॉप आउट ले लूँगा फिर अमीर बन जाऊँगा, तो आई थिंक गलत हो सकता है डिसीजन। ये नहीं बोल रहा कि हो गई, बट हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के करना है डिसीजन, राइट? हाँ, और इस वक्त जब आप ऐसा डिसीजन ले लेते हो ना, तो एक डर खुद में भी रहता है कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। राइट, और प्रेशर जब तुम प्रेशर होता है, और जब तुम फेल होते हो ना एक दो बारी, अब शुरुआत में क्या होता है भाई, हर कोई बंदा फेल होता है, स्टार्टिंग में 5-6 बारी फेल होता ही है, 2-3 बार फेल होता ही है। अब जो बंदा ड्रॉप आउट कर चुका होता है ना, वो डर जाता है, सहम जाता है, फिर वो कर ही नहीं पाता और कुछ उसके अलावा। वो इसी कश्मकश में रह जाता है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था या गलत था। राइट, मेंटल प्रेशर, रिग्रेट आ जाता है। राइट, मेंटल प्रेशर, बैगेज बहुत आ जाएगा, और फिर है ना वो नहीं अब करना ही है। ये चीज़ भी कई बार मतलब मैंने देखा हूँ सक्सेस के लिए ज़रूरी भी होती है कि एक बहुत प्रेशर हो, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन मेरे को लगता है बहुत डिपेंड कर सकता है। अगर कोई मेंटली वीक है, अगर कोई है ना लाइक घर पे, मतलब मैंने ये चीज़ मनीष के भाई के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर है ना आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, आप एक गरीब घर से हो, जैसे कि हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है अगर आपके ऊपर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है, कुछ लोग डिपेंडेंट है, और वो टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप आउट लेके एक स्टार्टअप करूंगा जो बहुत हिट करूंगा ना, तो ये बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज रिस्की हो सकता है। अनलेस आप एकदम 100% क्लियर हो, आपको पता है कि एग्जैक्टली बिजनेस का इन एंड आउट पता है आपको सिर्फ पता है कि मेरे को सिर्फ कुछ देना है, तो मेरा टाइम देना है, एफर्ट डालना है, और पक्का रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आई एम 100% श्योर, वैसे टाइम पे ड्रॉप आउट लेना समझदारी है भाई। तो आपने बताया कि आपको स्कूल में बुली किया जाता था और इवन टीचर्स बुली करते थे, ये चीज़ से रिलेटेड कुछ मैसेज है क्या लोगों के लिए? मैंने ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, बहुत से लोग बुली होते हैं स्कूल में। ऐसा नहीं कि भाई तुम ही होते हो, तो मैं भी थोड़ा बहुत बुली हुआ। बुली है ना एक कल्चर जैसा है जो ना बहुत से लोगों के साथ होता ही आता है, तो उसके लिए कोई मैसेज है या कुछ लेसन है जो तुमने सीखा है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए उसको डील करने के लिए बुली से? भाई सच बताऊं तो मैं खुद बुली से डील नहीं कर पाया पूरे स्कूल के वक्त में। अच्छा, क्योंकि एक डर सा बैठ जाता है दिल में जब तुम शुरुआत से बुली होते हुए आते हो, है ना। वो मतलब कहते नहीं है कि यार अगर मैं कुछ बोला तो कुछ रिएक्शन आ जाएगा और कुछ हो जाए, मतलब एक रहता है डर बना रहता है। और बुली ऐसा है यार, एक बार शुरुआत से बंदा बुली होता रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस भी उसका लूज होता रहता है। ये बात कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी जो चीज़ें हैं ना ये लूज होती रहती हैं। और जब 10th में मैंने ड्रॉप आउट लिया, उस वक्त मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे को ये स्कूल से पढ़ना ही नहीं है। मैं उस बुली को कहते हैं ना फेस कर रहा था, यार मेरे को अब ये नहीं करना। क्योंकि देखो जब टीचर के थ्रू भी बुली होते हो ना, तो अब कहते हैं ना और नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस गिरता है। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल बच्चा टू बच्चा टीचर बुली करती थी, मतलब क्या, मतलब कैसा टीचर बुली करती थी? अरे मतलब जैसा होता है ना कि कुछ बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और कुछ को अलग। जैसे लेट सपोज सारे बच्चे होते थे उनको अलग ट्रीट किया जाता था, और मेरे को ऐसे ट्रीट किया जाता था कि यार मैं कुछ कहते हैं ना, मतलब अलग ही ट्रीट किया जाता था। वो मैं बता नहीं सकता शब्दों के थ्रू, बट हाँ अलग ही ट्रीट होता था। हर टीचर के द्वारा नहीं, बट हाँ कुछ टीचर के द्वारा तो होता था। और कुछ टीचर अच्छे भी थे, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ ऐसा था कि यार उनके थ्रू, जैसे मैं बहुत सारे टीचरों के थ्रू बहुत पिटा हूँ। अच्छा। कहते ना गलती ना हो तब भी पिटा हूँ। अच्छा। और उस कारण मतलब एक बारी तो क्या हुआ था भाई, स्कूल आई थिंक मैं 7th या 8th में था, है ना। और आई डोंट नो क्या हुआ था, बट एक बच्चे से किसी से लड़ाई हो गई थी, थोड़ी सी तू मैं जो जाती है स्कूल में। और हुआ क्या, उस जो सामने वाला बच्चा था वो तो नहीं पिटा, मैं ही पिटा, बल्कि उसकी भी टीचर ने मेरे को धून दिया आखिरी डे पे। और क्या बताऊँ, इतना पिटा मतलब आप सोच सकते हो, सूज गया था मैं पूरा। मतलब हाँ मेरा सर सूज गया था, मेरे हाथ में सूजन आ गई थी, कमर में सूजन आ गई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त। मतलब हो गया था ना, स्कूल हॉलीडे चला गया था, फिर मैं इतना एक्शन नहीं ले पाया इस चीज़ के ऊपर। बट हाँ ये सारी चीज़ें हुई मेनली, ये जो बुली हुआ हूँ मैं। आपने कंप्लेंट या ऐसा कुछ अपने घर पे बताया, ऐसा कुछ किया नहीं? घर पे मैं बताता था मैं बताऊँ तो बहुत सारे घर वाले होते हैं, सबसे पहले वो दूसरे पे बच्चे पे शक करने से पहले अपने बच्चे पे शक जाता है। राइट कि भाई इसी ने कुछ किया होगा ना, वो तो मैं समझ रहा हूँ, जब भी तो पिटाई है। राइट। तो उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस, देखो घर वाले भी ऐसे थे ना, मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे शुरुआत से। सपोर्ट मेरे को बचपन से मिला नहीं बहुत ज़्यादा, तो इस कारणवश मेरा जो कॉन्फिडेंस था उनके प्रति, उनको मैं कुछ बताता नहीं था मोस्ट ऑफ द चीज़ें। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा था कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो समझते नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैंने बताना ही छोड़ दिया था। तो इस तरीके से बेसिकली हुआ था। और जो भी बुली वगैरह होता था मैं खुद ही सहता था और खुद ही डील करता था, और बताता भी नहीं था। अगर आप पूछोगे ना मेरे पेरेंट्स से पूछोगे, उनको पता ही नहीं होगा कि मैं कभी ऐसा मैंने उनको बताया ऐसे सीन के बारे में। समझ रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे एकदम पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ना अभी अब जो हो चुकी बातें वो तो मैं ठीक है, कोई बदल नहीं सकता है जो पास्ट हो गया है। बट है ना भाई, मैं एक चीज़ तो अभी लोगों के जो भी व्यूअर्स है वो लोग को भी बोलूँगा कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो आई थिंक वो एक ना
आपको है ना किसी को बोलना ज़रूरी है। मेरे को लगता है कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ना लोगों का ऐसा है ना, अगर आप बोलोगे नहीं ना, लोग है ना दबाते ही रहेंगे। आपको ना, मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखा कि आपको ना खुल के बोलना पड़ेगा, आपको अपने लिए लड़ना ज़रूर पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे ना तो लोग आपको हमेशा ज़िंदगी में दबाते जाएंगे। और ये चीज़ मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया। और ये बुलीज के जो लोग बुली करते हैं ना, जिनके साथ ये होता है, मतलब जैसे आपके साथ हुआ, वो लोगों को देखा, वो लोग दब के रहते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा दबाया जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर कम्युनिकेशन एक बहुत चीज़ ज़रूरी है। और अब तो हेल्पलाइन नंबर और ये सारी चीज़ें भी आ गई है, मुझे लगता है। आप ऐसा बहुत सारे मैंने एड्स देखो कि आप सीधा कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ कोई हल्की चीज़ नहीं होती है भाई। ये सब चीज़ें ना ड्रामा बन जाती है, कई बार दिमाग में बैठ जाती है, जो है ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता है। और है ना, मैं सच बोलूँ ना, ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए मैंने एक चीज़ नोटिस किया भाई, कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ तुमको अचीव करना है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तुम्हारे अंदर, तुम नहीं कर पाओगे। एक गाड़ी, एक छोटी सी स्कूटी आप नहीं चला पाओगे अगर कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर। तो मैं तो अब भी बोलता हूँ कि यार मेरे में जो कॉन्फिडेंस है ना, मेरे में अब भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर। अगर वो स्टेज पे होते जिस स्टेज पे मैं हूँ, जो रिजल्ट्स मेरे पास है, वो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले हैं। अगर कोई और होता मेरी जगह और कॉन्फिडेंस होता, बट मेरे कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि मैं कहते हैं वो दबाते गए, मैं दबता गया। और फिर जब मैं थोड़ा सी सक्सेस मिली ना, तब कॉन्फिडेंस आया भाई मेरे को, तब मैंने कुछ एक्शन लिया था। तब मैं स्कूल से ही निकल गया, मैंने सोचा कि स्कूल ही छोड़ दो, बात खत्म। ठीक है भाई, मैं तो बस ये बोलूँगा ना, तुम है ना बहुत अच्छा कर रहे हो तो, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आगे भी करोगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, यू आर डूइंग वेरी गुड, और तुम बहुत आगे भी अच्छा करने वाला हो। हमेशा ये चीज़ को याद रखना। कई सारी बुक्स भी है भाई, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अगर आपने रीड नहीं करी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वो रीड कर लो। अच्छा, जैसे जीशान भाई, मेरे को एक क्वेश्चन था आपसे कि बुक्स जो होती हैं, जैसे मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक गुणगान गाते रहते हैं कि यार बुक्स पढ़ो, बुक पढ़ो, है ना। बट एक चीज़ है जो मैंने खुद नोटिस करी है कि यार मैं कुछ पेजेस पढ़ता हूँ, फिर मैं बोर हो जाता हूँ। तो उसका अगर मेरे को आप सोल्यूशन देता हूँ। भाई उसका सोल्यूशन हमने पूरा एक प्रोडक्ट बना दिया, ऑनलाइन वीडियो बुक्स। अच्छा, हमने क्या किया, ऑडियो बुक्स, पूरा वीडियो बुक, ऑडियो बुक नहीं भाई, वो हमने एक स्टेप आगे जाके पूरी वीडियो बुक्स क्रिएट कर दी है। ये प्लान नहीं था, अगर ऑडियंस को लग रहा है कि ये प्लान नहीं, प्लांटेड नहीं था, ये हमने कुछ करा ही नहीं था, एकदम जेन्युइनली नेचुरली आया है भाई। तो मैं थोड़ा सा अपना स्पॉन्सर कर देता हूँ फिर इसको अपना ओवीबी के थ्रू। हमारा ना भाई ऑनलाइन वीडियो बुक्स ऐसे लोगों के लिए जो लोग जानते हैं कि भाई बुक में बहुत पावर है लेकिन बुक पढ़ नहीं पाते। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, इवन मेरा अभी भी है। मेरे को भी अभी भी कंटाल आता है, बोल सकते हो। मैं ज़्यादा ऑडियो बुक सुनता हूँ या फिर अभी वीडियोस देखता हूँ, मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ मैं। तो हमने क्या किया मालूम, बुक को पूरा वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, चैप्टर बाय चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन और पूरा एनिमेशंस में किया, जैसा मेरा यूट्यूब पे कैसा एनिमेशंस में पूरा आपको समरी दिखती है, सिमिलरली हमने व्हाइट बोर्ड हट गया, अभी तो नया एनिमेशन 2D एनिमेशन काइंड ऑफ बियॉन्ड का यूज़ करके करते हैं हम। तो वो एनिमेशंस में आपको पूरा बुक मिल जाएगी। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन से लेके चैप्टर 10 तक आपको है ना सारे पूरी बुक आप देख सकते हो, 10-10 मिनट के चैप्टर खत्म कर सकते हो और पूरी बुक खत्म कर सकते हो एक दिन में। तो हमने आपके लिए इजी कर दिया बुक की बातें सीखना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितने लोगों ने ओवीबी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ले लो। सिर्फ 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमारा सब्सक्रिप्शन है, जो कि 2400 रुपये साल का होता है। और वो हम बढ़ाने वाले हैं, उसको 400 रुपये पर मंथ करने वाले हैं, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर में चाहिए तो जाके नीचे ले सकते हो। ये मैंने प्लग इन कर दिया अपना आराम से पॉडकास्ट। अच्छा, वैसे एक और चीज़ थी यार ज़ीशान भाई, मैं कभी कभी फील करता हूँ, जस्ट नेचुरली शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा फील होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को भी ऐसा फील होता होगा जो बुक्स नहीं पढ़ते मेरी तरह, कि यार हम थोड़ा कहते हैं ना लैक कर रहे हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं उनसे पीछे बहुत सारे जो लोग, हाँ उनसे पीछे, ऐसा फील होता है। देखो मेरे हिसाब से ना भाई, एक बात बताता हूँ, ये बात है, ये चीज़ तो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, टाई लोपेस करके है, उनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने कई सारे कोट्स भी सुने होंगे कि जो रीडर्स होते हैं वो लीडर्स होते हैं, जो रीड करते हैं। अभी रीड करने में ना बहुत सारी, जैसे कि अभी देखो उमर भाई, आपने अगर ना फॉर एग्जाम्पल आज नहीं, आज तो आप अभी यंग हो, चाहिए तो अभी भी लिख सकते हो बुक, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम बुक लिखने जाओगे ना तो अपनी लाइफ की जितनी भी बेस्ट एक्सपीरियंसेस है, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस है, वो शेयर करोगे। तो उससे ना एक बंदा जो शायद से कोई बुली, जो आज बुली फेस कर रहा है, उसको बहुत हिम्मत मिलेगी तुम्हारी स्टोरी से। अगर तुम कुछ इंस्पिरेशन लेसन दे दोगे ना तो उसको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, विदाउट लिविंग व्हाट यू हैव लिव्ड। तुम्हारे एक्सपीरियंस से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है ना। तो बुक में वो पावर होता है भाई कि ना वो दूसरों की जिंदगी के बेस्ट लेसन्स आपको है ना बिना अपना टाइम वेस्ट करे सीखने में मदद करता है। खैर ठीक है, मैं ना भाई अभी मैं अपना इंटरव्यू नहीं चालू कर देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, वरना वरना मैं ही आंसर देने लग जाऊंगा पूरा। ठीक है भाई, अभी मेरी बात पे रहने देते, अपन कभी और मेरे ऊपर पॉडकास्ट कर लेंगे। अभी मैं आपसे आपकी बातें ज़्यादा सुनना चाहता हूँ ये पॉडकास्ट में। भाई उमर भाई बताओ कि आपने ना यार कितने आपके सोर्स ऑफ इनकम से आपने स्टार्ट किया था, करंटली कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, कौन सी चीज़ों पे तुम फोकस करते हो, कौन सी चीज़ों पे नहीं करते हो? भाई मैंने शुरुआत जब करी थी तो मैंने अराउंड 2017 में करी थी। और एज क्या थी तुम्हारी भाई वो टाइम पे? उस टाइम में मेरी एज थी 13 साल। 13 साल?
पर शुरू मतलब ये तो था, मतलब जब मैंने ऑनलाइन दुनिया में कदम रखा, बट जब मैं 12 का था ना, मैं जो ऑफलाइन दुकानें नहीं होती जैसे कैफे वगैरह की, हाँ वहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी जो कोडर वगैरह होते हैं ना, जो बैठे रहते हैं कैफे के अंदर, उनकी हेल्प करता था बेसिकली। अच्छा मतलब उनको नए नए आइडियाज़ दिखाता था कि यार तुम इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, और थोड़ा सा उनसे काम मांगने भी जाता था, यार थोड़ा काम मिल जाए, थोड़ा मैं भी पैसे कमा सकूं। अच्छा तो उस वक्त मैं ये करता था। और मैंने बहुत सारे जो कहते हैं ना लोग हैं, कोडर्स हैं, जो मेरे मोहल्ले के पास इनकी कैफ़े की दुकान है, उनका पता नहीं बहुत सारी हेल्प करी है। उनको आइडिया देता रहता था कि तुम ये ऐड कर लो, क्योंकि मैं ऐसा था ना, मैं इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता था उस वक्त जब मैं 12 साल का था। अच्छा और मेरे भाई का फ़ोन था तो उससे देख लेता था, तो एक दो बारी वो शेयर करता रहता था उनके साथ। पर हुआ क्या, जब मैं 13 साल का हुआ ना, मेरे पास एक तरीके से मेरी मॉम ने जो फ़ोन ख़रीदा 2017 में, कहते ना हम तीनों भाई बहनों ने ईदी मिला के मम्मी को फ़ोन दिलाया था। मेरे दोनों बहन भाइयों के पास फ़ोन है ना, मेरे पास नहीं था, और मम्मी के पास वो दूसरा कहते ना वो जो क्या कहते हैं नोकिया वाला वो फ़ोन छोटा, था। हाँ तो कीपैड वाला। हाँ कीपैड वाला। तो हमने सोचा थोड़ा अपग्रेड करवा दे मम्मी को, तो हमने अम्मी को दिलवाया। फिर कौन सा फ़ोन है वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो A37। अच्छा हो गया। तो वो दिलवाया हमने, उस वक्त तकरीबन 7,000 का था। और वो जो फ़ोन था मम्मी तो यूज़ करती नहीं थी, क्योंकि मम्मी तो अडेप्ट करने में कहते हैं ना वो बटन वाले से उस पर जाने में टाइम लगता उनको। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही उस फ़ोन में घुसा रहता था। अच्छा हो गया। और उस फ़ोन में मैं पता नहीं क्या क्या देखता रहता था, गेम खेलता रहता था। सबसे पहले तो इतनी गेम्स खेलनी है क्या ही बताऊँ। अच्छा खेलता रहता था, दिन भर खेलता रहता था। स्कूल से आता था 3 बजे, 4 बजे तक खाना खाता था, फिर ट्यूशन जाते हुए गेम खेलता था, आते समय गेम खेलता था, मतलब ऐसे चलता रहता था। अच्छा हो गया। अब जब शुरुआत में मैं इतनी गेम खेल लिया भाई कि बोर ही हो गया। सोचा कि छोड़ो अब ये क्या करना, अब इतना गेम खेल चुका हूँ, अब इतना बोरियत हो जाती है, जैसे एक चीज़ करते करते बोरियत हो जाती है। सही बात है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला चलो अब मैं यूट्यूब खोल के देखता हूँ, यूट्यूब पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके। अब यूट्यूब पे कुछ मैं गेमिंग के कंटेंट ही कंज्यूम करता रहता था। गेमर ही तो मैं बचपन से ही रहा, गेमिंग में इंटरेस्ट। तो फिर जब मैंने शुरू किया कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना, तो मेरे को फिर वीडियोस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा टेक्निकल गुरुजी को मैं फॉलो करता था शुरुआत के समय, क्योंकि उस टाइम ना उनका बूम था मार्केट में 2017 में। ओके ओके हाँ। तो जो मेरे ट्यूशन टीचर थे ना, वो उनकी वीडियोस देखते रहते थे। अच्छा। और वहाँ से मेरे को पता चला कि ये टेक्निकल गुरुजी हैं, बढ़िया बंदे हैं, मतलब कंटेंट वगैरह यूट्यूब पे कुछ है, कुछ कर रहे हैं ये। ओके हाँ। तब मैं उनको फॉलो करने लगा। फिर उनकी रिकमेंडेशन से मेरे को और टेक की वीडियोस आने लगी। फिर एक दिन मेरे को वीडियो मिली थी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, जब मैं किसी की वीडियो देख रहा था, और वो जो वीडियो थी उसने मेरी पर्सनली कह सकता हूँ वो वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज करी, क्योंकि उसी ने मेरे को तरीका बताया ऑनलाइन से पैसे कमाने का। अच्छा ओके। और उसी के बाद से मैंने अपना जो पहले के इनकम सोर्सेज थे 2017, 2018, 2019 ऐसे इनकम सोर्सेज थे, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, है ना, ये सोर्सेज क्रिएट किए थे। फिर जब इनमें सक्सेस हो गई मेरे को, फिर मैंने क्या किया, इनकम सोर्सेज क्रिएट करने लग गया। जैसे एफिलिएट तो था ही, मैंने अपनी कोचिंग भी लॉन्च कर दी, है ना, कोर्सेज वगैरह। फिर साथ ही साथ सर्विस बेस्ड जो बिजनेस मॉडल होता है वो भी शुरू कर दिया, कि सर्विस भी हम दूसरों को देने लगे, कि यार सर्विस भी कोचेज़ वगैरह है उनको देने लगे। और फिर यूट्यूब भी शुरू किया मैंने 2020 में। और हाँ, स्पॉन्सरशिप भी एक तरीका बन चुका है अब तो, टू मेक मनी। हाँ, तो ये कुछ इनकम सोर्सेज हैं जो अभी क्रिएट हो चुके हैं। पहले तो कुछ मतलब कम इनकम सोर्सेज थे स्टार्टिंग बट अब तो काफ़ी इनकम ब्लॉगिंग से की थी स्टार्टिंग। हाँ, शुरुआत मैंने ब्लॉगिंग से करी थी, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मैं यूट्यूब में फेल हुआ हूँ, बहुत फेल हुआ हूँ। 2017 की बात है, 2017 में मैं एक फेल्ड यूट्यूबर था। 2017 में मैंने ना 7 से 8 चैनल शुरू किए थे। मेरे को अब भी नाम याद है, एक चैनल का नाम है टेक मेंटोर, एक का है गेमर्स प्ले, ऐसे ऐसे चैनल्स शुरू किए थे। वहाँ मैं टेक मेंटोर में तो टेक्निकल गुरुजी की कॉपी करता था, गेमर्स प्ले में किसी और गेमिंग चैनल की कॉपी करके कंटेंट डालता था। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली काम करना शुरू किया, पर साथ के साथ चैनल फेल हो गए थे, क्योंकि अपना कुछ ओरिजिनल था ही नहीं, वही सेम रिप्लिकेट कर रहा था टेक्निकल गुरुजी की वीडियो, थंबनेल वगैरह। राइट। तो कुछ चला ही नहीं उस वक्त, पता नहीं किसी ना किसी तरीके से मैं लोगों से कनेक्ट होता था। जैसे अगर आप आज के कहते हैं ना ऐसे लोग जैसे जो कि अच्छा कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में, तो ना मैं उनके गिव अवे वगैरह ज्वाइन कर लेता था, ठीक है। तो वो मेरे को फ्री में चैनल बैनर बना के दे देते थे, फ्री में बना के दे देते थे, कहते थे तू बच्चा है चल ले ले। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा, बट हाँ फेल था मैं, 2017 में फेलियर रहा वो चैनल्स।
कोई बात नहीं भाई, मैं मेरे हिसाब से तो यार ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, मैं तो छोटा इंसान हूँ, कभी भी फेलियर को फेलियर नहीं बोलने का। हम हमारे दिमाग में एक बहुत चीज़ बैठी हुई है कि फेल नहीं तो सक्सेस। हम बहुत बाइनरी भाषा में हमारी ट्रेनिंग की गई है बचपन से कि या तो फेल होते हो या तो पास होते हो। नहीं, मेरे को लगता है कि ना कुछ बीच में सोचना चाहिए। हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, अगर आपने देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो आपको एक बड़ा लेसन मिला है कि यार कॉपी नहीं करना है। हाँ, एक एक्सपीरियंस मिला था, एक एक्सपीरियंस मिलता है। हमेशा ना फेलियर का टैग नहीं देने का अपने आप को, वरना वो चीज़ ना अपना कॉन्फिडेंस को खराब करेगा। तो इसीलिए ना ट्राई करने का नहीं, ये फेलियर नहीं था, बस इससे एक्सपीरियंस किया हमने। 10 तरीके होते हैं कुछ चीज़ों को करने का, ये तरीका लेकिन वो उन 10 तरीकों में से नहीं था। हमें ये चीज़ पता चलती है, राइट। मैंने नहीं, जब मैंने यूट्यूब किया ना तो उस वक्त मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला, एक लर्निंग मिली मतलब मेरे को, राइट, कि अगर तुम्हें यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है ना तो तुम्हें सबसे पहले स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। तुम्हें खुद पता होना चाहिए किस टॉपिक के अराउंड तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट। अगर वही नहीं पता तो किस तरीके से होगा। तो हाँ, एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट, ये कह सकते हैं। वैसे ही सोचने का तो अपन का, फिर फेलियर से इतना डरेंगे नहीं। यूजुअली हम लोग फेलियर से बहुत डरते हैं, इसीलिए फिर हम नई चीजें कर नहीं पाते। भाई ये जो तुम्हारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, उसमें से मतलब कितना कुछ अमाउंट बता सकते हो क्या? क्योंकि अमाउंट लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ मैं सतीश भाई को बार बार मैं टैग करता हूँ, सतीश भाई से सीखा हूँ मैंने। तो अच्छा। कितना आप अमाउंट कितना कमाते थे स्टार्टिंग की अगर बात करें तो, और अभी कैसा चल रहा है? कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कैसा चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, स्टार्टिंग का बताओ भाई। स्टार्टिंग जैसे 2019 की बात करूँ, 2018-19 की, तो जब मैंने शुरुआत करी थी कमाई करना, तो मेरी पहली कमाई तो 80 रुपये थी। 80 रुपये से मैंने शुरुआत किया थी। ओके, हाँ, मैंने क्या किया था, एक बंदे के ने कंटेंट लिखा था हिंदी में। अच्छा, ओके। उस वक्त आई थिंक दिशा पटनी की कोई फिल्म आ रही थी या कुछ, उसके अराउंड उसको कंटेंट लिख के दिया था 1000 वर्ड का। अच्छा, वाओ, अच्छा। तो उसने मेरे को 80 रुपये दिए थे पेटीएम में। अच्छा। तो वो मेरी पहली कमाई थी। फिर 2019 वगैरह में मेरी जो इनकम थी भाई 1 लाख पर मंथ हो गई थी। 1 लाख पर मंथ जो है ना, और तब तुम्हारी एज मैं कितनी करने थी? लगा था। उस वक्त मेरी एज थी करीबन 14-15। 14-15 साल में तुम 1 लाख कमा रहे थे? हाँ, उस वक्त मैं इतना कमा रहा था। ओके, नाइस। और हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जैसे सतीश भाई के चैनल पे मैं गया तो वहाँ से बहुत सारी ऑडियंस अट्रैक्ट हुई मेरे पास, और वहाँ से मैं कह सकता हूँ एक टर्निंग मोमेंट था मेरे लिए भी, क्योंकि वहाँ से मेरे को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारी ऑडियंस आई मेरे पास, जिसकी वजह से जो मेरी अर्निंग थी उसको डबल होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगा। अच्छा, आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स मेरी अर्निंग जो थी भाई उसे डबल या ट्रिपल हो गई थी। ऐसा अच्छी मार्केटिंग हो गई थी ना तुम्हारी, एक अच्छी खासी, इतने यंग एज में मतलब कोई कमा रहा है, ये सुनने बात फैली, जरा अच्छे खासा फैली, अट्रैक्शन मिला एक, तो वो हो गई थी। और फिर अगर मैं बात करूँ अब की भाई, अब का क्या सीन चल रहा है, तो अब का ऐसा है कि हम 7 फिगर्स पे हैं, अगर बोलूँ तो 7 फिगर्स है। और उसमें कौन से सोर्स ऑफ जो बताया मैंने, एफिलिएट है, अपना स्पॉन्सरशिप हो गया, एफिलिएट है, यूट्यूब है, स्पॉन्सरशिप है, कोर्सेज, कंसल्टिंग है, और सर्विसेज बिजनेस है जो हम करते हैं। कंसल्टिंग का बिजनेस भी अपना, ओके, और सर्विस बिजनेस भी हाँ, कर रहे हो, और जो ब्लॉगिंग भी ऐड कर सकते हो। ब्लॉगिंग कैसे चल रहा है अभी? ब्लॉगिंग पहले जैसी है, पहले से कम हो गया है, या पहले से बढ़ रहा है? कैसा उसका ब्लॉगिंग का क्या चल रहा है स्टेटस? भाई मैं ब्लॉगिंग नहीं करता। मैंने तो अपना जो ब्लॉग है, मेरा जो आपने सुना होगा गाइड ब्लॉगिंग, उसको तो मैंने एक दूसरे व्यक्ति को ही दे दिया संभालने के लिए, बेच दिया मतलब उसको। अच्छा, ओके। क्योंकि ऐसा था ना कि जब मैं इतना सारी चीज़ें करने लगा था तो मेरे को और भी चीज़ों के बारे में पता लगने लगा, बराबर है। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हो गया था, और ब्लॉग में कर नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग ग्रो नहीं हो रहा, किसी और को देता हूँ, वो संभाल लेगा। तो अभी वो जो हमारा ब्लॉग है अच्छा खासा, मतलब कह सकते हो 6 फिगर वो भी कर रहा है अभी। सिर्फ ब्लॉग्स? हाँ, सिर्फ ब्लॉग। बट तुमने बेच दिया वो, मतलब तुम पार्टनरशिप में हो, कैसा है? देखो ऐसा है कि बेच दिया है वैसे तो, ठीक है, तो पूरा मतलब हाँ, ओके, हाँ उसके पास है, बट एक तरीके से वो मेरा पार्टनर ही है। तो जिसको बेचा है ना वो मेरा पार्टनर ही है। एक बड़ा अमाउंट मिला होगा फिर तो तुमको उससे? हाँ, मतलब मान के चलो यार $5,000 to $6,000 के करीबन मैंने चार्ज किया था जब बेचा था। बट ऐसा है ना कि ये अमाउंट कम ही है अगर नॉर्मली देखो तो, राइट, हाँ, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग की अथॉरिटी है वगैरह उसके हिसाब से तो मेरे को करीबन $10,000 से $12,000 मिल जाते हैं। बट मेरा दोस्त कोई था तो मैंने बेच दिया था इतने कम। चलो ठीक है, मैंने बोला था कि मैं बाद में तेरे से जाके खरीद लूंगा जब तू ग्रो कर लेगा। अच्छा, ओके। तो कैसे चल रहा है अभी? हिसाब किताब सही है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। साथ ही साथ सर्विस बेस्ड बिजनेस की मैंने बात करी तो वो भी हमने शुरू किया था। वो शुरू किया हमने 2021 में। अच्छा। और वो भी हमने अच्छा ग्रो कर लिया। वो भी कहते ना काफी हमारा अभी मैं बताना चाहूंगा, हमारी एक क्लाइंट है, उसका हमने रिजल्ट जनरेट किया है करीबन 3 करोड़ का। किस चीज में? विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 months। मतलब किस चीज में है, मतलब वो क्लाइंट, और किस चीज उनका बेसिकली वो हम जिनको बेसिकली बेचते हैं ना सर्विस, वो कोर्स क्रिएटर्स या कोचेज ही होते हैं। तो
उनका बेसिकली हमने ये रिवेन्यू करा है जो कि 3 करोड़ का है। ओके, कोर्सेज से रिलेटेड है। हाँ 6 महीने में हुआ है, 5 से 6 महीने में। और ये सारा हमने कहते हैं ना बिना पेड एड्स रन करके करवाया उनका। अच्छा ओके, वो इन्फ्लुएंसर है या फिर नॉर्मल है कोई? यू कैन से भाई इन्फ्लुएंसर है ना, काफ़ी बड़ी यहाँ की इन्फ्लुएंसर नहीं है, बाहर की इन्फ्लुएंसर। अच्छा, मतलब आउट ऑफ इंडिया के हैं? आउट ऑफ इंडिया हमारे मेनली क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया के ही हैं। कैसे भाई बाहर के क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, जरा बताओ। लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि बाहर के क्लाइंट्स चाहिए। भाई बाहर के क्लाइंट्स के ने ना सबसे पहले जो मेन फोकस करना चाहिए कि हमें बेचनी किसको है सर्विस। यार असल में हम जिसको हमारी जो सर्विस है, लेट सपोज किसी ने सर्विस पकड़ी वीडियो एडिटिंग की, अब उसकी सर्विस की नीड है किसको, वो देखनी पड़ती है सबसे पहले। अब जैसे लेट सपोज वीडियो एडिटर की नीड यूट्यूबर को भी होती है, और जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं उसको भी होती है, जो कोचेज होते हैं, कोर्स क्रिएटर्स होते हैं उनको भी होती है ना। तो आपको बेसिकली डिसाइड करना है जो आपकी सर्विस है। जैसे हम क्या प्रोवाइड करते थे, एड्स की सर्विस, फनल बिल्डिंग की सर्विस, तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते थे। हमने स्पेशली चुन लिया हम कोचेस को पकड़ाएंगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले डिसाइड करो। और देखो आपको पता ही होगा, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ पे आपको भर भर के लोग मिलेंगे जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जो कि आपके कहते हैं ना आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप उनको अगर कुछ सर्विस बताते हो अपने बारे में तो वो खरीद सकते। तो डायरेक्ट मैं बताऊँ तो लिंक्डइन वगैरह डायरेक्ट डीएम करना, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं। करना। हाँ ये भी एक टेक्निक है, कहते हैं ना उसको हम कहते हैं आउटबाउंड। हाँ तो भाई आउटबाउंड होता है वो। एंड बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जैसे सर्विस बिजनेस में भी मेरा एक को-फाउंडर है जो कि मेरा दोस्त है कबीर नायक। वो बेसिकली क्या करता है, वो लिंक्डइन पे फोकस करता है, मैं फेसबुक पे फोकस करता हूँ क्लाइंट जनरेशन के लिए, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे बेसिकली क्लाइंट्स हैं। तो मैं फेसबुक पे बेसिकली क्लाइंट ढूंढता हूँ, वो लिंक्डइन पे ढूंढता है। और क्लाइंट ढूंढने का ऐसे देखो, फेसबुक पे ना ग्रुप्स करके एक ऑप्शन होता है। अब देखा जाए भाई फेसबुक प्रोफाइल पे, फेसबुक पेजेस पे रीचेस बची नहीं है, रीच है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यार फेसबुक पे जो सबसे ज्यादा ऑडियंस है ना ग्रुप्स में अवेलेबल है, हम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं एंड वहाँ पे जाके लोगों से कनेक्ट होते हैं और उनको सबसे पहले वैल्यू देते हैं, किसी भी फॉर्म में हम उनकी हेल्प करते हैं, देन उनको अपनी सर्विस की पिच करते हैं। ये तो फेसबुक का है। और लिंक्डइन में ऐसा है, लिंक्डइन में तो हमारी कोल्ड आउटरीच चलती रहती है, आउटबाउंड स्ट्रेटेजी वहाँ पे करते रहते हैं अपन, ऐसा है। मैसेजेस डालते रहते हाँ कोल्ड ईमेलिंग आपने सुना होगा ना, तो इसी कोल्ड मैसेजेस हम करते रहते हैं। कोल्ड ईमेलिंग, हाँ सही है सही है। तो इसी तरीके से भाई अभी तुम्हारा सबसे बड़ा राइट नाउ रेवेन्यू किससे आता है, सबसे बड़ा चंक जो पैसा आता है? भाई अगर मैं बात करूं अभी करंटली में हमारा कहते हैं ना, जैसे सच बताऊं ना तो कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कोई अच्छा रेवेन्यू निकल जाता है किसी का, कभी किसी का, है ना, ये रहता ही है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे बहुत ही अच्छा आता हो, मतलब सब ऐसा रहता है। जैसे यूट्यूब की मैं बात करूँ, यूट्यूब अब देखा जाए मेरा जो चैनल है वो 2,50,000 पे समथिंग अभी। तो कभी कभी ऐसा होता है भाई उस चैनल से कह सकते हो 6 से 7-8 लाख निकल जाते हैं, कभी कभी उससे 2 लाख ही निकलते हैं, 1 लाख ही निकलते हैं, 50,000 निकलते हैं। तो ऐसा रहता है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है जिससे अच्छा ही अच्छा आता है। कभी कोर्सेज हमारे अच्छे बिक जाते हैं, किसी मंथ कम बिकते हैं। बट हाँ अगर देखा जाए तो सारी बिजनेस कभी अप होते हैं कभी डाउन होता है, ऐसा रहता है, चलता रहता है इनकम सोर्सेज में। तो इन सारे में से तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगा कि यार जिसमें मेरे को लगता है कि सबसे लीस्ट एफर्ट में सबसे ज्यादा पैसा ऐसा? भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है वो है कोर्सेज का बिजनेस, राइट। क्योंकि है क्या कि अगर तुम्हारे पास सही से सिस्टम बैठा है, अगर तुम्हारे अंदर फैकल्टी है, अदर कोचेज हैं तुम्हारे जो कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारी टीम अच्छी बिल्ड हो रखी है, तो तुम आराम से चिल कर सकते हो और तुम अपना कहते हैं ना और चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। जैसे अभी राइट नाउ मेरा क्या है कि मैंने टीम बिल्ड कर रखी है, तो हमारे कोर्सेज के थ्रू लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। बट साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब पे फ्री कंटेंट नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा रहता है ना, मैं देखने जाओ तो मैं बहुत ही कम प्रमोट करता हूँ अपने कोर्सेज को ऑन यूट्यूब। हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग फ्री से वैल्यू लें, सबसे पहले उससे थोड़ा कमाए, फिर मेरे से पूछे कि यार उमेर हमें कुछ एडवांस चाहिए, है ना। तो मैं बात ही नहीं करता अपने यूट्यूब पे कभी भी पेड कोर्सेज के बारे में, मेरी पेड ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पहले फ्री में जितना हो सके मैं देता रहूँ, उनको कंटेंट देता रहूँ, उनको कहते हैं ना मजा आ जाए कंटेंट कंज्यूम करके और फिर रिजल्ट्स आ जाए। पहले वैल्यू दो, उसके बाद सामने से खुद ही आपको आना चालू होगा कि यार और कुछ है क्या इसमें और डिटेल में। मतलब देखो अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं किसी को वैल्यू दे रहा हूँ, वो खुद ही जाके सर्च कर लेगा अगर उसको रिजल्ट आ रहे होंगे तो, कि उमेर कुरैशी का कोर्स कौन सा है, पूछते हैं। हाँ बहुत से लोग तो इस तरीके का है। तो मेरा जो YouTube का कंटेंट है वो ट्रस्ट इंजन की तरह काम करता है और बाकी कोचिंग वगैरह खुद एड्स के थ्रू टीम वगैरह संभाल लेती है। नाइस ऐसा है। एफिलिएट मार्केटिंग का कैसा सीन है आपका, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग कुछ है उससे रिलेटेड ओपिनियन? और उससे यार अभी मैं आपको बताता हूँ, हाँ एफिलिएट मार्केटिंग तो काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी रिसेंटली एक ऑफर प्रमोट किया था, आई थिंक कल परसों ही, तो $2,000 विद इन 24 आवर्स हमने कंप्लीट करे। किसका एफिलिएट था वो? वो बेसिकली क्या था ना, हम
और भी कोर्सेज का एफिलिएट करते रहते हैं। तो 24 आवर्स में हमने करीबन कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया है ना, 1.5 लाख, राइट, पता नहीं यार, मैच करना इतना हमने करा। हाँ, इतना हमने बेसिकली निकाला। और वो ना क्या किया हमने, मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ऑडियंस को भी वैल्यू मिल जाएगी थोड़ी। तो वो ये है कि वो जो $2000 से जो हमने 24 घंटे में निकाले, ऐसा था कि हमारी कम्युनिटी बनी है, जैसे ज़ीशान भाई आपकी कम्युनिटी है, और उसी तरीके से हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे बेसिकली कोर्स था मेरे फ्रेंड का, अच्छा कहते हैं ना, अच्छा कोर्स था। तो मैंने क्या किया, करीबन 10 लोगों के लिए एक ऑफ़र क्रिएट कर दिया और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, और वो खुद ब खुद सेल्स आने लगे। ठीक है, उनको मतलब सबसे पहले मैंने ऑडियंस बिल्ड करी वहाँ पे। अगर मैं बताऊँ, टेलीग्राम में मैं 2 साल से कंटेंट डाल रहा हूँ, ऑडियंस को नर्चर कर रहा हूँ, उसके बाद जाके अगर मैं ऐसा ऑफर करता हूँ तब कन्वर्ट होता है। तो 2 साल कोई मेहनत करना चाहता नहीं है, बट हमने इतना कहते हैं ना मेहनत करके बढ़िया बिल्ड कर रखी है कम्युनिटी। फिर वहाँ पे जाके हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोमो डाला, 1 दिन का 24 घंटे का प्रोमो था। ये इतने का कोर्स है, अगर आप लेते हो तो मैं आपको ये कोर्सेज ये बोनसेस प्रोवाइड करूँगा, है ना। छोटा सा ऑफर लोगों के लिए फटाफट दे दिया, एंड यू कैन से विद इन 12 आवर्स सारे हमारे स्लॉट्स खत्म हो गए। तो इस तरीके से बेसिकली ये तो फ्री के ट्रैफिक से करा है, हम पेड से भी करते हैं, पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सबसे हमारी सेल्स आती रहती है। और साथ ही साथ हाँ, जो मेरे कहते हैं ना अदर को फाउंडर है मेरी, जो कोचिंग वगैरह में है, यू कैन से अदर कोचेज़ मैं कहूँ तो, वो भी अच्छा कर रहे हैं। हमारा कहते हैं ना, हमने करीबन कह सकते हो तीनों ने मिला के 3 कोचेज़ हैं हमारे जो कोर्स है ना, हमने करीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू किया था पूरे कहते हैं ना 9 महीनों में 2021 के। हाँ, एक महीना, तो बेसिकली तुमने 18 से पहले ही करोड़ रुपए कमा लिए होंगे ना। हाँ भाई, अल्लाह का रहम करम था कि 18 से पहले ही निकाल लिए। बहुत सही है भाई। तो और उसके लिए अपने आप को कभी कॉन्ग्रेचुलेट किया, अपने आप को कभी ऐसा टाइम दिया है कि भाई उमर तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, यू आर डूइंग वेरी गुड, और अपने आप को मतलब शाबाशी दी कभी? भाई शाबाशी मैं अपने आप को बहुत ही कम देता हूँ, मतलब कह सकते हो ये, क्योंकि जैसे अगर मैं बताऊँ ना, सिल्वर प्ले बटन आता है वगैरह वगैरह, यूट्यूब पे 1 लाख होते हैं, सिल्वर प्ले बटन आया मेरा, और मैंने उसको आज तक कहता है अनबॉक्स करके सिर्फ रख रखा है, उसको छुआ भी नहीं, मतलब उसको शोकेस भी नहीं करा यूट्यूब वीडियो में। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन जो कहता है ना, कॉन्ग्रेचुलेट कम ही करता हूँ अपने आप को। मैं बिलीव करता हूँ कि थोड़ा अभी और करना बाकी है, अभी और मेहनत करते हैं। मैं ना भाई, मैं सच बोलूँ तो मैं भी ऐसी था, मैं भी ऐसे ही सोचता था, मेरी थिंकिंग भी ऐसी थी, बट अब मैं धीरे धीरे रियलाइज कर रहा हूँ ना, हमेशा देयर विल बी ऑलवेज समथिंग बिगर देन व्हाट वी वांट राइट नाउ। हमें हमेशा कुछ ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन अगर हम आज जो मिल रहा है उसको ही अपने आप को अप्रिशिएट करना ना स्टार्ट करें, अपनी चीज़ों को जो अपने पास है अभी वो अप्रिशिएट ना करना स्टार्ट करें ना, तो भाई वो अपनी हैप्पीनेस पे थोड़ा इफेक्ट करता है। तो मैं तो भाई ये सजेस्ट करूँगा कि ना, आज पॉडकास्ट के बाद है ना, आप है ना आधा 1 घंटा निकालना और सिर्फ अपने आप को शाबाशी देना। दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, आपको आगे और अच्छे तरीके से वो चीज़ काम करने में हेल्प करेगी। और दो यार, थोड़ा अपने आप को शाबाशी दो, यू आर डूइंग वेरी गुड। मैं 18 साल का, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं शाबाशी दूँ तो मेरे सर पे ना चढ़ जाए, इस वजह से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। मालूम है, मैं समझ, लेकिन एक्सट्रीम है ये, ऐसा नहीं होता है। ये तुम इतना सोच रहे हो, इसका मतलब तुमको नहीं चढ़ेगी। जो लोग यूजुअली ये सब चीज़ के बारे में सोचते ही ना, यूजुअली उनको वो होता है, हम्बलनेस खत्म हो जाती है। लेकिन इफ़ यू आर अभी तुम अपने आप एक्सट्रीम जा रहे हो, ये हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को बस ऐसा लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत कम एज में बहुत चीज़ें कर रहे हो, ये एक पैटर्न बन जाएगा कि हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बट मेरे को लगता है तुम अभी ऑलरेडी तुमने जितना किया ना उतना बहुत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि चीज़ें करना छोड़ दो या फिर और बड़े सपने मत देखना, बस एज आप बोल सकते हो बड़ा भाई तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी थोड़ा और अपने आप को ज़रा क्रेडिट दो, थोड़ा खुश रहना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा करो। और मुझे पक्का पता है अगर तुम खुश रहोगे, अपने आप से सेटिस्फाइड रहोगे ना, तो और 10x कर सकते हो ये चीज़ों को। नहीं, खुश वगैरह तो हूँ मैं, है ना, बट यही है कि थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट थोड़ा और करना बाकी है, थोड़ा सेलिब्रेट किया करो टीम के साथ इधर उधर। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर भी अभी जैसे मेरे यूट्यूब पे मेरा जो दूसरा चैनल, मैंने नया चैनल खोला है ज़ीशान शेख का, अभी 100 के हो गए, उस पे 1 लाख हुआ, तो ये लोग ने आके केक वेक काटे, थोड़ा सेलिब्रेट किए। मैं सच बोलूं, अगर मैं अकेला रहता ना, टीम नहीं रहती ना, मैं कभी नहीं करता ये सब चीज़ें। मैं शायद ही स्टोरी पे भी नहीं डालता। ठीक है ना, 1 लाख हुआ, क्या हो गया उसमें, तो 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, समझ रहे हो। लेकिन दे मेड श्योर कि हम उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करें, और उसमें खुशी हुई है, मतलब आप भी इस फेज से निकल चुके हो। तो मैं ये इसे सजेस्ट तुमको भी यही करूंगा कि आगे जाते हो तुम सेलिब्रेट करते रहो, खुश होते रहो। बाकी जितनी भी चीज़ें सब बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा, और एफिलिएट मार्केटिंग से भाई हमारा भी आप तुमको भी बता दे रहा हूँ, ऑडियंस को भी बता दे रहा हूँ कि हमारा जो OVB है ना, उसमें हमने रिसेंटली एफिलिएट हमने भी स्टार्ट किया है। तो 40% के आसपास हम लोग कमीशन दे रहे हैं, अच्छा कमीशन दे रहे हैं, ताकि लोग इंटरेस्टेड रहे। जैसे कि अगर 2400 का हमारा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ना राइट नाउ, तो उसके ऊपर आपको 1000 रुपये के आसपास पर सब्सक्रिप्शन का हम लोग एफिलिएट दे रहे हैं अभी।
कैसा लग रहा है, सही है ऑफर? 40%। हाँ ऑफर तो बिल्कुल सही है, इसको 40 से 50 कर दो, ऑडियंस और आ जाएगी और एफिलिएट्स आ जाएंगे। ठीक है मैं बताता हूँ, बाहर के जो कोर्स क्रिएटर्स होते हैं ना, हाँ वो तो, हम तो 40-30% करते हैं, वो तो भाई साहब डायरेक्ट 70-80% करते हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के होते हैं यूजुअली वो लोग करते हैं वन टाइम। ना वन टाइम वाले भी करते हैं, पता है क्यों? उनको ऐसा लगता है कि जो एफिलिएट्स होते हैं ना, वो उनकी मार्केटिंग कर देते हैं बढ़िया, है ना। और कभी कभी बहुत सारे लोग एफिलिएट, दूसरों के एफिलिएट्स लेना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट ही चले जाते हैं वेबसाइट पे। राइट। जैसे मैं कोच के साथ, जिसके कोच के साथ काम किया, उन्होंने भी अपने एफिलिएट 70% रख रखा है, 70% कमीशन देती है। उसने मेरे को ये बताया कि यार उमेर, मैं इसलिए ये रख रखी हूँ, उसका रीज़न ये सिंपल सा है कि हमारे एफिलिएट्स और प्रमोट करें, और जब भी वो प्रमोट करते हैं ना, बहुत बारी क्या होता है, लोग उनसे लिंक से नहीं खरीदते, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आके खरीद लेते हैं और हमारी सेल्स बूस्ट हो जाती है। तो ये भी उनकी एक टैक्टिक रहती है। राइट। हमारा मतलब हमने कॉस्टिंग का जो था ना, मतलब इसका कि हमने 20-30% के ऊपर तो हमारा ना कॉस्टिंग आती है, क्योंकि हम लोग पूरी बुक को कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यार, अगर आप देखो ये जो चीज़ है ना भाई, अभी 70-80 वाला, ये हाई टिकट पे सही चलता है, सही बताऊँ तो। अगर हम अफोर्डेबल चीज़ बना रहे हैं ना, उस पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन दें तो हमारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि अभी हम लोग बूटस्ट्रैप ही कर रहे हैं ना हम लोग। अगर मैंने फंडिंग उठाया होता तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था, वो भी मतलब इन्वेस्टर्स तो छिड़ते थे, बट अभी कैसा ना, हम लोग पूरा बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। एक बुक बनाने का हम लोग को काफ़ी खर्चा आ रहा है, 1-2 बुक का ही लाखों रुपये खर्चा आ जाता है। तो हम लोग हर महीने, हाँ हम लोग, क्योंकि एनिमेशन है ना पूरा, तो हम लोग हर महीने, आप बोल सकते हो ना, 2 से 4 बुक देने का वादा किया। तो उसके लिए हमको थोड़ा बेस में हमारे पास पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर भी हम लोग ज़्यादा ही दे रहे हैं, बिकॉज इतना तो मेरे पार्टनर को भी नहीं मिलने वाला जितना एफिलिएट को मिलने वाला है प्रॉफिट, समझ रहे हो? प्योर प्रॉफिट रहेगा ना, हम लोग को तो वापस इन्वेस्ट करना है। नहीं देखो, अगर वो ये कि थोड़ा कंपनी के पास भी प्रॉफिट बचे ना, सभी ना चला जाए, क्योंकि एक तो यू कैन जो स्टार्टिंग फेज ही है। राइट। अगर धीरे धीरे ग्रो करेंगे फिर एफिलिएट्स भी ग्रो कर ही जाएंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई कि आप है ना, कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स जो तुम्हारे दिमाग में अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स है वो बता सकते हो? यार एफिलिएट प्रोग्राम्स काफ़ी सारे हैं, मैं बताऊं तो, जैसे क्लाउडवेज का हो गया, A2 होस्टिंग हो गया, क्लिक बैंक हो गया, कहते हैं ना, यू कैन से मैक्स वेब हो गया, और भी बहुत सारे, गुरु मीडिया हो गया, डिजी स्टोर हो गया, और जीविजू, वॉरियर प्लस, ये जो सारे हैं ना, ये सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। और इन पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप बेसिकली प्रमोट कर सकते हो। और अगर बात करूँ, रिकरिंग एफिलिएट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे क्लाउडवेज बताया, और भी बहुत सारे एफिलिएट्स हैं, जैसे कहते हैं ना SEO टूल्स के होते हैं। तुमने कौन से एफिलिएट से ज़्यादा कमाए हो, कोई ऐसा मतलब जो प्रैक्टिकली तुमने करा भाई? है? भाई मैं आपको बताता हूँ, होस्टिंग के जो एफिलिएट्स होते हैं ना, उससे मैंने बहुत कमाया है। होस्टिंग जैसे ये जो कंपनीज होती है ना, साइट ग्राउंड, होस्टिंगर, A2 होस्टिंग, इनसे मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने ब्लू होस्ट ऐसा भी है ना, ब्लू होस्ट करके, उसका एफिलिएट में बहुत ब्लू होस्ट है। हाँ भाई, ये जो एफिलिएट्स है ना, इन पे कमीशन ज़्यादा होती है। इनका स्ट्रक्चर पता क्या रहता है? इनका रहता है कि जैसे मैं साइट ग्राउंड की बात करूँ, अगर कोई साइट ग्राउंड की होस्टिंग खरीदता है, उसको करीबन $100 की पड़ती है, और हमें इन रिटर्न $100 मिलते हैं। क्योंकि पता है उनका बिजनेस क्या होता है? उनका बिजनेस होता है कि वो आज की नहीं सोच रहे होते हैं, वो कह रहे हैं 1 साल बाद ही रिन्यू कराएगा, तब इससे बढ़िया चार्ज करेंगे। राइट, वैसे ही समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म है वो पूरा। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में बहुत माल देते हैं ये कहते हैं ना, साइट ग्राउंड वगैरह, ये जो कंपनीज हैं, और इसी के थ्रू मैंने काफ़ी अच्छा कमाया। बेसिकली वो लोग यूजर एक्विजिशन कॉस्ट में उसको गिन लेते हैं, प्रॉफिट बोलेंगे बाद में। हाँ, उसको एफिलिएट को 1 साल बाद उनका प्रॉफिट निकलता है, जब रिन्यू पे आती है बात। सही है भाई, सही है। ठीक है, और तुम्हारे हिसाब से कोई एक यंग लड़का है जो टीनेज है या फिर बच्चा है, तुम्हारे एज का था, उसके लिए तुम क्या सजेस्ट करना स्टार्ट करोगे कि यार उसको अगर 1 लाख रुपए, तुम जैसे तुमने बताया कि तुमने बहुत यंग एज में 1 लाख क्रॉस कर दिया था, राइट नाउ अगर कोई बच्चे को 1 लाख रुपए क्रॉस करना है तो उसके लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे, कैसे उसको करना चाहिए? उसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दे सकते हो? और क्या, ज़रूर मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूँ। देखो, सबसे पहले भाई, अगर किसी को अपना 1 लाख रुपए पहला महीना कमाना है, उसको सबसे पहले ना माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा अपना, कि एक माइंड बन जाए कि यार मेरे को कमाना ही कमाना है, और साथ ही साथ ना जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको हटाना पड़ेगा। जैसे जब मैं शुरू किया था, मेरे पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थी, है ना, क्योंकि जो ये जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा मोहल्ला वगैरह है, वहाँ पे बहुत कुछ है। देख, अगर करने जाओ तो यहाँ पे जितने भी हमारे, अगर आपको पता नहीं हो ज़ीशान भाई, यहाँ पे मेरे मोहल्ले में 10वीं के बाद बहुत सारे जो बच्चे कहते हैं ना, जो मेरी सेम उम्र के हैं, वो अपने फादर की दुकान पे लग जाते हैं। अच्छा, ओके। तो हमारे इधर बहुत ही कम लोग हैं जो 10वीं के बाद कॉलेज वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा। या कहते हैं ना, आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो वो इतनी सारी जब डिस्ट्रैक्शन होती है ना, उसको हमें हटाना होता है, और हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना होता है। देखो, जैसे आपने देखा होगा, मैं कल उसका आमिर खान का
का वो देख रहा था, दंगल की मेकिंग, अच्छा ओके। ऐसे ही मन चाह रहा था, मैं देखने लगा। तो मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आपको कुश्ती करनी है ग्राउंड पे खेलने से पहले आपको अपना माइंड जो होता है ना उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो वही है कि आपको जब शुरुआत करोगे ना, जब आप टाइम देना इसको शुरू करोगे तो आपकी और भी चीज़ें इफेक्टेड होना शुरू हो जाएंगी। आपकी स्टडी इफेक्ट होगी, आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने मदर फादर के साथ, आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, है ना। तो इस चीज़ को आपको हैंडल करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको फोकस रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो जब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। तो एक्शन प्राइमरी है, एक्शन जो है ना वो प्राइमरी है अगर तुम्हें रिजल्ट्स लाने हैं। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट बिल्ड है, और ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि रिजल्ट्स तुम्हारे एकदम से नहीं आएंगे। मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो 18 महीने के बाद मैंने काम किया ना, 18 महीने तक मैंने जब घिसी उसके बाद मैंने अपने पैसे कमाना, पहले पैसे मैंने 18 महीने के बाद कमाए थे जब मैंने शुरुआत करी थी भाई। तो इतना तो आपको कहते हैं ना करना ही पड़ेगा। इतना मान के चलो कि यार मेरे को 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे इस जो भी मैं स्किल पकड़ रहा हूँ उसको सीखने में, उसको कहते हैं ना पॉलिश करना, उसको समझने में, हाँ, और उससे पॉलिश करने में उसकी। एब्सोल्युटली। और सबसे पहले माइंडसेट बिल्ड हुआ है, फिर भाई बात आती है स्किल डेवलप करो, है ना। स्किल कोई सी भी अगर आपको पसंद हो, किसी के अराउंड आप पैशनेट हो, जैसे अभी आपने बताया भाई आप कहते हैं ना एक टूल है, आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिससे आप 2D एनिमेशन बिल्ड करते हो, क्या नाम है उसका? बियॉन्ड है। हाँ हाँ, बियॉन्ड। हाँ, ये जो ऐसे स्किल्स है ना, जैसे बियॉन्ड की स्किल हो गई, ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसकी डिमांड में 2D एनिमेशन वगैरह, और साथ ही साथ और भी स्किल्स हो गई, वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कॉपी राइटिंग, फनल डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, SEO, और मतलब बताने जाए तो बहुत सारी स्किल है। यूट्यूब की है, कंटेंट मार्केटिंग की है, कंटेंट राइटिंग की है, जितनी भी सारी, हाँ, ये जितनी भी सारी स्किल्स है ना, इनको मैं नहीं कहूँगा सारी सीखो, एक सीख लो मन लगा के। सबसे पहले तो इन स्किल्स के बारे में पढ़ो कि यार है क्या इन स्किल्स के बारे में, है कहते हैं ना ये क्या स्किल्स हैं, समझ रहे हो। और जैसी स्किल्स समझ में आने लगे ना, तो देखो कि मैं कौन सी कर सकता हूँ। सबसे पहले ये सुनो कि यार मैं कौन सी कर सकता हूँ, ठीक है। तुम जितने भी अर्निंग सोर्स सबसे पहले पढ़ो कि कौन कौन से अर्निंग सोर्स है, उनके अराउंड वीडियो देखो, और जो समझ आ रही है ना एक पिक करो, ठीक है। अब वो जब पिक कर लिया आपने स्किल, उसको बेसिकली छोड़ना नहीं है सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। जैसे एक मीम है, घबराना नहीं है आपको, उस तरीके से छोड़ना नहीं है। एक स्किल को पकड़ लो तो उसको उस पर काम करते रहो। फ्री कोर्सेज वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और होता क्या है ना कि पेड कोर्सेज में हम ज़्यादा मूव करते हैं स्टार्टिंग में, बट ऐसा नहीं है, फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है। मैं खुद फ्री में बहुत चीज़ें सीखाऊंगा स्टार्टिंग में। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना पहला जो कहते हैं ना स्टार्टिंग की अर्निंग करना जब शुरू किया था भाई, कोई पेड कोर्स नहीं लिया था। तो वही सेम चीज़ आप करो, आप फ्री में कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो। वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो कहते हैं ना GFX मेंटोर करके हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, सब उनके पास अवेलेबल है। अदरवाइज यूट्यूब पे सर्च कर लो जाके, आई वांट टू लर्न दिस फ्री कोर्स अवेलेबल, बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से सीखो, ठीक है खुद। और पता है एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मेरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर है भाई, सोमू नाम है उसका। अच्छा। वो ऐसा बंदा है कि उसने आज तक कोई पेड कोर्स नहीं करा, ठीक है। वो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, मैं शेयर करना चाहूँगा। वो क्या करता है, जितने भी कोर्सेज होते हैं ना ऑनलाइन अवेलेबल, सबसे पहले क्या करता है, वो देखता है उसका करिकुलम क्या है उस कोर्स का, है ना। अब जो जो करिकुलम में मेंशन होता है ना, वही चीज़ वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है और उसी मैनर में सीखता रहता है। राइट, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उससे क्या होता है ना भाई, उसको उसके दिमाग में सब बढ़ता रहता है। और कहते हैं ना जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो कहते हैं ना वो स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, राइट कंटेंट का। मैंने तो स्ट्रक्चर नॉलेज जाती है। राइट मेरे को ना, मैं बता दूं, यही चीज़ मैं बहुत क्लियर करना भी चाह रहा था, मेरे दिमाग में आ रही थी ये बात, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट अभी कर दूंगा। फ्री सीखने में और कोर्स सीखने में ना फर्क सिर्फ इतना ही है जो तुमने अभी डिस्क्राइब किया। फ्री में ना तुमको ना कई बार तुम कंफ्यूज रहोगे कि यार सीखना क्या क्या है, मैं ये सीखूं वो करूँ या वो करूँ, एक कंफ्यूजन रहेगी कि क्या क्या करूँ यार, समझ में नहीं आएगा। कोर्सेज क्या रहता है, स्ट्रक्चर्ड तुमको वे में स्टेप बाय स्टेप बताते कि भाई पहले तू ये कर, इसके बाद तू ये कर, इसके बाद तू ये कर, और इसके बाद तू ये कर लेगा तो तेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कुछ नहीं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी बताई गई है कि जो जनरल नॉलेज होती है ना वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कैसे आती है, कई बार वो बुक्स पढ़ के आती है, कई बार ये कोर्सेज से आती है। कोर्सेज से भी क्यों आती है, बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुमको बताया जाता है कि अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर आपको पावर देता है। सही बात है। तो भाई ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है मेरे को बहुत भाई की एकदम सही लगी, और ये चीज़ शायद थोड़ा बहुत मैंने भी पहले किया हूँ, ट्राई किया था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाँ ये अगर कर सकते हैं यूट्यूब से हो सकता है सब, तो बहुत प्यारी बात है। बहुत सही तरीका है, और इसी के थ्रू काफी लोग सीख पाएंगे कोई सी भी स्किल को, है ना। और देखो एक और बात है भाई, स्किल अगर किसी को सीखनी है, गूगल इतना बड़ा कहते हैं ना
इतना बड़ा समुंदर मान लो, अगर तुम्हें किसी भी कोई भी कोर्स चाहिए तुम्हें कहीं से भी मिल सकता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। ठीक है, तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, तुम्हें सिर्फ सर्च करना आना चाहिए कि गूगल पे क्या सर्च करना है जिससे मेरे को रिजल्ट मिले, सर्च करो। अब उसके बाद भाई आपको अपनी जो स्किल है उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आमिर खान का कल मैंने वो देखा ना, तो वहाँ पे एक ही चीज़ मेंशन की जाती है कि जो एक्टर भी होता है ना वो अपने आप को बेचता है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो अपने आप को बेचता है, फिल्म में कुछ ना कुछ चीज़ बिक रही होती है, जैसे दंगल में कहते हैं ना अलग चीज़ें भी की, फादर डॉटर रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बेचना आना चाहिए सबसे पहले खुद को और अपनी स्किल को। अगर आप बेचना सीख जाओगे ना कि किस तरीके से अपने आप को बेचना है और किस तरीके से अपनी स्किल बेचनी है, तब आप पैसे बेसिकली कमा सकते हो। 1 लाख क्या भाई, 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इतना भी कमा सकते हो। पर ऐसा नहीं है, जो जर्नी है भाई बहुत ज़्यादा ईजी होगी, बहुत बारीक होगा। क्या कि तुम फेल होगे, तुम क्लाइंट्स को आउटरीच करोगे, ठीक है, तुम्हें वो रिप्लाई देगा नहीं। तुम 1000 क्लाइंट्स को आउटरीच करोगे, तुम्हारे पास 100 लोग रिप्लाई करेंगे। ऐसी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। बट भाई वो ये जो कहते हैं ना अंत तक रहता है वही जीतता है, असल में जीत पाता है। तो ये बेसिकली अगर कोई रोड मैप ये फॉलो करता है, मैं कह सकता हूँ 1 लाख तो कम है, उससे ज्यादा भी कमा सकता है। अगर ये जो तुमने भाई रोड मैप दिया है ना, वो अगर कोई बंदा टिक गया, चीजें उसने एक स्किल एक्वायर कर ली, उसने सीख लिया कि उस स्किल को उसको कैसे बेचना है, बस और कुछ बात ही नहीं बची। अब ऑब्वियसली देखो, ये बता रहे तो हम लोग बहुत सिंपल वर्ड्स में है, पीछे भी 10 स्टेप्स होंगे, 10 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बट बात ये मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यही चीज़ है, एक स्किल सीख लो, उस स्किल को आप कैसे मार्केट कर सकते हो, उसको कैसे सेल कर सकते हो ये सीख लो, एक ऑडियंस बिल्ड कर लो। मैं ये भी बोलूँगा हमेशा, और ये चीज़ हमने भी अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक ऑडियंस है, कम्युनिटी है, तो आपको ना वो मोनेटाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, है ना। सो उमर भाई की जो बैटरी है वो कैमरे की खत्म हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, खत्म हो गया, ऐसे एब्रप्टली खत्म करे। लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप चाहते हो कि एक काफ़ी यंग बच्चा है जो बहुत अच्छा कर रहा है, सो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक और बार पॉडकास्ट में लेके आऊँ और डिटेल में बातें करें, कुछ अलग अलग अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करें जिससे आपको वैल्यू मिले, तो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस जरूर डालना। मैं नेक्स्ट टाइम लाके उनसे वही क्वेश्चंस पूछूंगा। अभी तक अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच आपका इधर तक बने रहने के लिए। और जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में एक चीज़ बताया था कि हमने एक एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे ओवीबी के लिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा तरीका है, पर कन्वर्जन पे आपको अराउंड 1000 रुपये मिल जाएंगे, जो विच इज़ वेरी गुड। मेरे को मैं जब स्टार्ट कर रहा था मेरे को पता नहीं, इंडिया में इतने ऑप्शंस थे नहीं एफिलिएट करने के इतने बड़े अच्छे। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कुछ भी दे रहे हैं, हम लोग पूरी बुक्स दे रहे हैं, वीडियो बुक्स दे रहे हैं, जिसके ऊपर हमने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए क्योंकि वैल्यूबल कंटेंट बनाया। तो इसको आपको मार्केट करना है बस। अगर आप अच्छे से मार्केट कर सकते हो तो एफिलिएट करके भी इससे आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत से लोग मांग रहे थे कि भाई एफिलिएट बनाओ, हमने बना दिया है एफिलिएट मार्केटिंग ओवीबी का। आप जाके परचेस करो पहले, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेंबर बनो, खुद यूज़ करो, कितना अच्छा आपको प्रोडक्ट लग रहा है उससे रिलेटेड फीडबैक दो, ताकि जिसको भी आप एफिलिएट कर रहे हो उसको आप और अच्छे से सर्व कर सको, है ना। तो ऐसे मेंटालिटी से अगर आप करोगे तो एफिलिएट से आपको काफ़ी पैसे कमाने मिल भी सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप ओवीबी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस आपको एफिलिएट आईडी बना के उसके एफिलिएट करना स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को बुक्स का एक नॉलेज देते हुए, एक बुक कम्युनिटी हमारी अच्छी सी बनाते हुए। तो अभी जाइए वो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच आप लोगों का अभी तक बने रहने के लिए। लाइक करें अगर आपको ये चीज़ काम की लगी है, आपको ये पॉडकास्ट अगर काम का लगा हो तो, और शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी यंग लोग ये सब चीज़ों के बारे में सीख सके, ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सीख सके। अभी के लिए बस इतना ही बोलूँगा, और सबसे मेन एट द एंड वही बोलूँगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग लोगों को आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपको ऑनलाइन पैसे कमाना सिखाएंगे, डिजिटली ग्रो होना सिखाएंगे, क्रिएटर बनना सिखाएंगे। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स सो मच।